हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्लाइड फिजिक्स सेकंड अनुप्रयुक्त भौतिकी सेकंड के बारे में। पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर का यह सब्जेक्ट होता है अप्लाइड फिजिक्स सेकंड, और आज हम इसके फोर्थ यूनिट को यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। एक ही वीडियो में एक यूनिट आपको दी जा रही है। जिसने पहली यूनिट नहीं देखी है, पहली दूसरी तीसरी यानी कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड यूनिट के न्यूमेरिकल सहित हमने जो है वीडियो अपलोड कर दी है। जो स्टूडेंट्स उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहां पर जाकर के आप सभी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। कंप्लीटली आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा फर्स्ट ईयर अनुप्रयुक्त भौतिकी सेकंड अप्लाइड फिजिक्स सेकंड की आज की यह वीडियो फोर्थ यूनिट की कंप्लीट वीडियो होगी। तो यहां पर हम बात करते हैं कंप्लीट कोर्स की, और न्यू सिलेबस 2022 के अनुसार यहां पर सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। सभी स्टूडेंट्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। यहां हमारा यह विश्वास है कि इस वीडियो के माध्यम से अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। प्लीज सपोर्ट जीवन क्लासेस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। आज का वीडियो है करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि यूनिट नंबर फोर्थ। यूनिट नंबर फोर्थ का यह है आपका सिलेबस होगा, और ये सभी टॉपिक्स इस वीडियो में एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिए जाएंगे। ये कंप्लीट फोर्थ यूनिट है, और फोर्थ यूनिट को आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो भी यहाँ पर टॉपिक्स हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडेंस, जो भी यहाँ पर टॉपिक दिए हुए हैं सभी को हम आज यहाँ पर देखने वाले हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा स्टूडेंट्स, और चलते बढ़ते हैं आगे। अप्लाइड फिजिक्स सेकंड यूनिट नंबर फोर्थ विद्युत धारा यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। जो टॉपिक्स सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको दिए गए हैं वो सभी टॉपिक्स हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही तरीके से सारा सिलेबस जो है आपके समझ में आ जाए। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि विद्युत धारा के बिना वर्तमान जीवन शैली संभव नहीं है। ये तो सबको पता है कि अगर विद्युत धारा न हो तो आज के समय में वर्तमान में जीवन शैली संभव नहीं है। तो हम जो है विद्युत धारा चालक मापन युक्तियों यानी कि उनको कैसे मापते हैं उनके विषय में आज विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उनके अनुप्रयोगों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं चालक क्या होते हैं। सबसे पहले जाना जरूरी है चालक क्या होते हैं। तो देखिए, चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है तथा जो विद्युत धारा को प्रवाहित करने में सक्षम होते हैं, यानी कि उसको जो है प्रवाह करने में, विद्युत धारा के प्रवाह करने में सक्षम होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं, कंडक्टर कहलाते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे सभी धातुएं जो है विद्युत की सुचालक होती है, उनको जो है सक्रिय रूप से प्रवाहित कराती है। कुचालक क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ना के बराबर होती है तथा जो विद्युत धारा को प्रभावित करने में सक्षम नहीं होते, यानी कि विद्युत धारा के कुचालक होते हैं। सभी अधातुएं विद्युत धारा की कुचालक होती हैं, जिनको हम कहते हैं इंसुलेटर, ठीक है। चलते बात करते हैं अर्धचालक की। अर्धचालक क्या होते हैं? तो अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें चालकों से कम तथा कुचालकों से अधिक, जिनकी चालकता जो है वो चालकों से कम होती है और कुचालकों से अधिक होती है, तो वे अर्धचालक कहलाते हैं। जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है अर्धचालक का यानी कि सेमीकंडक्टर का एक अच्छा उदाहरण है, ठीक है। चलिए विद्युत धारा की बात करें। विद्युत धारा क्या होती है? देखिए, विद्युत धारा को हम कैसे कह सकते हैं? आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। कैसे? आइए समझते हैं। माना कि चालक से टी सेकंड में Q कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। यानी कि हमारे पास कोई ये चालक है, इसमें ये जो है इलेक्ट्रॉन इस तरफ दिखाए गए हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और करंट जो है इस साइड में प्रवाहित हो रहा है। यानी कि माना किसी चालक से टी सेकंड में Q कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। आप इस तरीके से समझिएगा। अब यहां पर विद्युत धारा यानी कि जो I है वो क्या है? टी सेकंड में Q कूलाम आवेश का प्रवाहित होना विद्युत चालकता है, यानी कि विद्युत धारा है। तो यहां पर I जो है वो विद्युत धारा है। तो हम क्या कहेंगे कि टी समय में Q आवेश का प्रवाहित होना विद्युत धारा है, ठीक है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो यहां पर मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या हो जाएगा? Q का कूलाम होता है और T का सेकंड होता है, तो कूलाम अपॉन सेकंड, और इसी को बोलते हैं हम एम्पियर। तो कूलाम पर सेकंड को एम्पियर बोलते हैं, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। और आप याद रखिएगा Q इक्वल टू NE से हम जो है इसका आवेश निकालते हैं। तो N का क्या है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और इलेक्ट्रॉनों का आवेश कितना है?
Q है, सॉरी इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है और E जो है वो इलेक्ट्रॉनों का आवेश है, जिसको हम बोलते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब यहां पर जो I है, I क्या है, तो I हमारे पास क्या हो जाएगा, Q की वैल्यू क्या है हमारे पास Ne, तो यहां पर हम रखेंगे Ne/T। ठीक है, और ये कैसी राशि है, इसको याद रखिएगा, ये एक अदिश राशि है। ठीक है, कैसी राशि है स्टूडेंट्स, ये एक अदिश राशि है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो हम कह सकते हैं कि 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश हो तो प्रवाहित धारा जो है उसका मान जो है 1 एम्पीयर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है विभवांतर क्या होता है। विभवांतर हमारे पास क्या होता है ये आप जान लीजिएगा। सबसे पहले आपको हम एक बात बता दें कि परंपरागत धारा तथा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा जो है वो परस्पर विपरीत होती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमने यहाँ पर फिगर में आपको डायरेक्शन दिखाई गई है, देखिए धारा की दिशा इधर है और इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर है, तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा के अपोजिट में धारा हमेशा प्रवाहित होती है। इसको आप दिमाग में बिठा लीजिएगा, इस कंसेप्ट को आप दिमाग में बिठाए रखिएगा कि विद्युत धारा जिस साइड में बहेगी उस साइड में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन जो है उसके विपरीत दिशा में गति करते हैं और विद्युत धारा जो है इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत होती है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है विभवांतर, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो देखिए वह कारक जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का प्रवाह चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर होता है, वो क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। यानी कि अगर दो हमारे पास सिरे हैं और उनमें उनके जो विभव हैं उनमें अंतर है, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा। अगर दो पॉइंट हैं यानी कि ए और बी, इन दोनों का विभव सेम है, तो याद रखना इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा। और जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा तो हम क्या कह सकते हैं कि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी वहां पर बंद हो जाएगी। ठीक है, तो वह कारक जिसके कारण इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर होता है, वहां क्या होता है, विभवांतर कहलाता है। हम कह सकते हैं कि यदि Q कूलाम आवेश को चालक के सिरे A से B तक जाना हो, ठीक है, A से दूसरे सिरे B तक, यानी कि A से B तक हम जो है आवेश को प्रवाहित करा रहे हैं, तो W कार्य करना पड़ेगा, यानी कुछ तो कार्य करना पड़ेगा उनको प्रवाह कराने के लिए। तो जूल में कार्य होगा, यानी कि W का मात्रक क्या होता है, जूल होता है कार्य का मात्रक, तो W जूल कार्य करना होगा। तो क्या कह सकते हैं हम कि चालक के सिरों के मध्य विभवांतर कितना हो जाएगा, V इक्वल टू क्या हम कह सकते हैं कि वर्क पर चार्ज, एक चार्ज को कितना कार्य करना पड़ा वही क्या होगा, उसका विभवांतर होगा। तो यदि एक कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में 1 जूल कार्य किया जाए तो विभवांतर कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि V इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलाम, और जूल अपॉन कूलाम ही क्या होता है, जूल अपॉन कूलाम होता है हमारे पास वोल्ट। तो इन यूनिट को आप याद रखिएगा। फिजिक्स में हमने फिर पहले भी बताया था कि यूनिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक जो आपके सामने है, क्या है, ओम का नियम। ओम का नियम जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। देखिए हम आपको बता दें कि सन 1826 में जर्मन वैज्ञानिक थे और नाम था डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम। क्या नाम था, डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने यह नियम दिया था कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, लंबाई और क्षेत्रफल आदि, ठीक है, भौतिक अवस्था की बात कर रहे हैं, ताप, लंबाई, क्षेत्रफल, चौड़ाई, आयतन, ये सभी भौतिक अवस्थाएं होती हैं, न बदले, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था न बदले तो सिरों पर लगाए गए विभवांतर एवं उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिएगा, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था तथा तापमान में परिवर्तन न हो, ठीक है, ताप, लंबाई, क्षेत्रफल, सभी भौतिक अवस्थाएं होती हैं, तो हम कह सकते हैं भौतिक अवस्था तापमान में परिवर्तन न हो, उसका क्षेत्रफल न बदले, तो क्या कह सकते हैं कि लगाए गए विभवांतर एवं उसमें बहने वाली धारा का जो अनुपात होगा वो नियत रहेगा, सेम रहेगा। तो यदि चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर और धारा I बह रही हो, चालक के सिरों का जो विभवांतर V हो और धारा I बह रही हो, तो हम कह सकते हैं कि V अपॉन I जो है वो क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा, यानी कि उनका जो अनुपात होगा वो क्या होगा, नियत रहता है। V अपॉन I इक्वल टू नियतांक, और यह नियतांक क्या होगा, R होगा, तो V अपॉन I इक्वल टू R हो जाएगा, जहां R क्या है,
चालक का विद्युत प्रतिरोध है। क्या है? चालक का विद्युत प्रतिरोध। कहने का मतलब ये है कि अगर हम कहें कि वोल्ट इस साइड हम रखें और विद्युत धारा यानी कि आई हम इस साइड रखें, तो जो धातु के लिए जो होगा वो क्या होगा, इन दोनों का अनुपात कांस्टेंट रूप से चलेगा। यानी कि अगर V बढ़ रहा है, यानी कि V अगर बढ़ रहा है तो I भी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। इस तरीके से कांस्टेंट रूप में ग्राफ चल देगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि V इक्वल टू आई आर, क्योंकि I को हम R के रेस्पेक्ट में ले जाएंगे, तो V इक्वल टू आई आर, तो V समानुपाती I हो जाएगा। कहने का मतलब आपसे ये है कि जो R है ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट हमेशा कहाँ जाता है, समानुपाती में। तो V समानुपाती I, कहने का मतलब ये हो जाएगा कि जो V है वो I के समानुपाती होता है। यानी कि V अगर बढ़ेगा, वोल्ट अगर हम बढ़ाएंगे, तो उसमें धारा का मान भी बढ़ेगा। अर्थात किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यानी कि जो विभव है वो जो है हमारे जो चालक है उसके सिरों में उत्पन्न विभवांतर के बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, धारा के समानुपाती होता है, यानी कि विभवांतर वोल्ट। ठीक है, ऐसा ही मात्रा की बात करें तो क्या हो जाएगा, वोल्ट पर एम्पियर, और वोल्ट पर एम्पियर को बोलते हैं हम ओम। क्या बोलते हैं? ओम। और इसको जो है इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, ओम। क्लियर? यहां तक आप याद रखिएगा, वोल्ट पर एम्पियर अपॉन ओम, वोल्ट पर एम्पियर इक्वल टू ओम होता है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम 1/R चालकता कहलाता है। आप इसको भी याद रखिएगा, जो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है 1/R, उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम चालकता कहते हैं। तो चालकता क्या होती है? ओम, यानी कि जो हमारे पास प्रतिरोध है उसकी व्युत्क्रम होती है, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स, यानी कि G इक्वल टू 1/R। चालकता को हम G से प्रदर्शित करते हैं, और ये बराबर होती है 1/R के, तो हम क्या कह सकते हैं, ओम इनवर्स। क्लियर? चलिए अब हम बता दें कि विद्युत प्रतिरोध के बारे में। विद्युत प्रतिरोध, सबसे पहले आप जानिएगा कि प्रतिरोध का कारण क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हम लोग सभी जानते हैं कि चालक में जो उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। हमने अभी बताया था कि चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। जब चालक तार के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर होता है, चालक में क्या होता है, चालक तार में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है वो एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर होता है, तो तब क्या होते हैं, वे मार्ग में पड़ने वाले जो परमाणुओं में लगातार टकराते रहते हैं। यानी कि परमाणु जो उसके मार्ग में आएंगे वो उनसे लगातार टकराएंगे, जिनके कारण जो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में वो होगी, बाधा उत्पन्न होगी, और इसी के फलस्वरूप हम क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जो है रुक रुक कर होता है। तो इसलिए चालक तार के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह में आने वाली बाधा है वही क्या कहलाती है, विद्युत प्रतिरोध कहलाती है। और यह बताया था महान वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने। जॉर्ज साइमन ओम ने चालक के प्रतिरोध यानी कि चालक के विद्युत प्रतिरोध की गणना के संबंध में एक नियम दिया था, जिसे हम क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने बताया था कि चालक के भीतर जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर, तो जो उनके परमाणु हैं, जो उसके परमाणु हैं चालक के, वो जो है इलेक्ट्रॉन से टकराते रहते हैं और उनकी गति में बाधा उत्पन्न करते हैं, और यही बाधा क्या कहलाती है, प्रतिरोध कहलाती है, यानी कि विद्युत प्रतिरोध कहलाती है। ठीक है, तो विद्युत प्रतिरोध क्या कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध को क्या कहते हैं, जैसे किसी चालक द्वारा धारा के मार्ग में जो रुकावट डाली जाती है उसे उस चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर? आप इतना याद रखिएगा। चलिए आगे, विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? देखिए, विद्युत प्रतिरोध को निम्न कारकों पर निर्भर करता है। विद्युत प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। कौन कौन से? एक तो चालक तार की लंबाई पर, चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है, यानी कि चालक तार का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, अर्थात चालक की लंबाई बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ता है। अतः हम कह सकते हैं कि R समानुपाती L, यानी कि अगर हम कहते हैं कि L अगर हम बढ़ा रहे हैं, L को बढ़ा दें तो उसका जो प्रतिरोध है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तार के काट के क्षेत्रफल पर भी यह निर्भर करता है, यानी कि तार जो है, चालक तार हमारे पास है तो उसका प्रतिरोध चालक के काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात तार की मोटाई बढ़ने पर प्रतिरोध घटने लगता है। तार की मोटाई को अगर हम बढ़ाएंगे
तो प्रतिरोध क्या होगा, घटने लगेगा। और प्रतिरोध को हम बढ़ाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जो मोटाई है उसको कम करना पड़ेगा प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो जितनी मोटाई होगी उतना ही जो प्रतिरोध है वो कम होगा। तार का पदार्थ कौन सा हो उस पर भी निर्भर करता है। तो चालक का प्रतिरोध चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। जैसे हम कह सकते हैं कि R समानुपाती L अपॉन A, तो हम कह सकते हैं R इक्वल टू रो L अपॉन A। तो रो क्या है, रो एक विशिष्ट प्रतिरोध है जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या हम कह सकते हैं प्रतिरोधकता, रजिस्टिविटी। तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, R A अपॉन L, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। तो विशिष्ट प्रतिरोध रो, इसका मात्रक होता है ओम मीटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखिए एक चीज आपको बता दें कि अनुगमन वेग जो होता है, अनुगमन वेग उसको हम Vd से उत्पन्न करते हैं। तो बस एक डेफिनेशन लिख लीजिएगा आप कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को, जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम अनुगमन वेग कहते हैं। एक बार लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आपके पास है प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो प्रतिरोधों का संयोजन किस तरीके से हम यहां पर समझेंगे, देखिएगा। सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन को हम समझते हैं। तो यहां पर हमें दिया गया है कि देखिए यहां पर प्रतिरोध जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो भी एक सीरीज में, यानी कि एक के बाद एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये होता है श्रेणी क्रम संयोजन। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम 3 प्रतिरोध मान लें, एक तो R1 है, R2 है और R3 है, ये 3 प्रतिरोध हैं। ठीक है, और ये एक दूसरे के साथ जो है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक, तो तीनों प्रतिरोध से होकर I धारा प्रवाहित हो रही है, यहां से I पास हुई, ये I पास होते होते एंड तक गई, A पॉइंट से B पॉइंट तक। ठीक है, तो यदि इनके सिरों के बीच विभवांतर कितना है, V1, और यहां पर विभवांतर है V2, यानी कि हमें पता है कि धारा तभी इसमें प्रवाहित होगी जब इसमें इनके जो दोनों सिरे हैं इस तार के, उनका विभवांतर क्या होगा, विभव अलग अलग होगा, यानी कि उनमें विभवांतर पैदा होगा। वरना अलग अलग अगर विभवांतर नहीं है तो यहां पर धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं कि इनके सिरों के विभवांतर V1, V2 और V3 है। ये तो V1 हो गया, ठीक है, V1, और एक हो गया हमारे पास V2, और एक हो गया हमारे पास V3। तो इस तरीके से हम यहां पर कह सकते हैं। तो देखिए V1 हो गया, एक हमारे पास V2 हो गया, मान लो अगर यहां पर हम मान रहे हैं, यानी जहां पर भी हम इसको नोड मान लें, V2 हो गया, यहां पर अगर मान रहे हैं तो V3 या नहीं, यहां पर हम V3 मान लें। ठीक है, तो V1, V3, V4 इस तरीके से हम जो है यहां पर मान सकते हैं। क्लियर। अब यहां पर देखिएगा कि A और B पर विभवांतर का मान V है, यानी कि यहां पर V, यहां पर V और यहां पर V। यहां पर हम कह सकते हैं कि जब हम यहां से यहां चले तो यहां पर विभवांतर कुछ और है, यहां पर चले तो यहां पर विभवांतर कुछ और है, यहां पर चले तो यहां पर विभवांतर हमें V मिला। ठीक, तो हम यहां पर देख रहे हैं कि जो V है टोटल वो क्या हो जाएगा, V1, V2, V3 क्या हो जाएगा, V1, V2, V3। कह रहे हैं कि यहां से V1 हुआ, ठीक है, यहां से V2 हुआ, यहां से V3 हुआ, यहां पर फिर हम टोटल क्या हो गया V। तो यानी कि यहां से यहां तक टोटल कितना हुआ, V हुआ है। ठीक है, तो इस V को कि हम किसके बराबर रखेंगे, यानी कि जितने भी यहां पर नोड लगे हुए हैं, जितने भी यहां पर सिरे बने हुए हैं, उन सभी का विभवांतर टोटल कितना हो जाएगा, V होगा। ठीक, और हम जानते हैं ओम के नियम से कि V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। V इक्वल टू क्या होता है, IR। तो हम क्या करेंगे, IR1, IR2, IR3। ठीक है, तो I जब हम इसमें से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, R1, R2 प्लस R3। तो यहां पर V अपॉन I इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस I3। और हम सभी जानते हैं कि V अपॉन I क्या होता है, R होता है। तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना हो,
जो प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध है वो R हो तो श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरीके से हम इसको देखेंगे। अब हमें पता है कि समांतर क्रम संयोजन भी होता है, दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन का क्या कंसेप्ट बैठता है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान जो होता है वो सबसे अधिक प्रतिरोध से भी अधिक होता है, यानी कि प्रतिरोध से भी अधिक होता है जो उसका तुल्य प्रतिरोध होता है। समांतर क्रम संयोजन की बात करें यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है आइए देखते हैं। हमने आपको फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, तो आप देखिएगा, मान लिया कि तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3, R1, R2 और R3 एक समांतर क्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तीनों प्रतिरोध से होकर I1 धारा बहती है जो I1, I2 और I3 में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, समांतर क्रम में तीनों प्रतिरोधों के सिरों का जो समान विभवांतर होता है, यानी कि समांतर क्रम में क्या होता है, यहां पर देखिएगा एक यानी V1 और यहां पर V1। ठीक है, यानी कि दोनों का विभव जो है वो क्या होगा, यहां पर समान होगा। ठीक है, प्रतिरोध अलग अलग है तो धारा यहां पर प्रवाहित होगी। तो यहां हम देख रहे हैं कि समान क्रम में तीनों प्रतिरोधों के सिरों पर समान विभवांतर होगा। तो यदि A व B पर विभवांतर B है, विभवांतर क्या है, V है, तथा प्रतिरोध की कुल धारा कितनी है, I है, तो हम कह सकते हैं कि प्रतिरोध की कुल धारा I है। तो यानी कि जो I है वो I1, I2 और I3 में कन्वर्ट हुई है। तो हम कह सकते हैं कि जो टोटल I है वो क्या है, I1, I2 और प्लस में I3, इन तीनों का प्लस है। ठीक, यानी कि जो I1, I2, I3 है वो किसके द्वारा बांटी गई, I के द्वारा। तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल हमारे पास I ही होगा। ठीक, हम कह रहे हैं कि I इक्वल टू I1, I2 प्लस I3 है, तो I क्या इक्वल क्या होता है, I इक्वल हमारे पास ओम के नियम से होता है। देखिए यहां पर हो जाएगा तो V अपॉन R, तो यहां पर I1 है तो V अपॉन R1, I2 है तो V अपॉन R2 और I3 है तो V अपॉन R3। क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे पास V है, जो हमारे पास V है वो क्या है, वो V1 प्लस V2 सॉरी इक्वल टू V2 और इक्वल टू V3 ये है। यानी कि विभवांतर तो अलग अलग हैं लेकिन जो टोटल है वो सभी क्या है, सभी तीनों जो हैं आपस में बराबर हैं। तो यहां पर जब हम इसको फॉर्मूले से देखेंगे तो V जो है बराबर है तो कॉमन हो जाएगा। तो I अपॉन V इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो यहां पर हो जाएगा I अपॉन V जो होता है वो होता है हमारे पास 1 अपॉन R। ठीक है, बताओ 1 अपॉन R, तो 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो यह जो है हमारे पास तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि आपको यहां पर जब हम श्रेणी क्रम की बात करेंगे तो श्रेणी क्रम में क्या करना है, V इक्वल टू हमें करना है V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, और I इक्वल टू जो है यानी कि क्या होगा, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 ये हमें करना है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में धारा बराबर होगी, सॉरी हाँ, I इक्वल टू I1 इक्वल टू I3 इक्वल टू I2 ऐसा करना है। ठीक है, यानी कि धारा बराबर होगी श्रेणी क्रम में और जो विभवांतर है, विभव है वो समान होगा समांतर क्रम संयोजन में। बस इतना ध्यान रखिए, श्रेणी क्रम में I1, I2, I3 तीनों बराबर होती है और समांतर क्रम में V1, V2, V3 ये तीनों बराबर होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टिविटी जिसको बोलते हैं सुपर चालकता। सुपर चालकता क्या है इसको आप समझिएगा। देखिए हम कह रहे हैं आपसे कि किसी चालक का तापमान अगर हम बढ़ा दें तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, ये हमने बताया था। ठीक है, तो चालक की चालकता घट जाती है, यानी कि चालक का जो प्रतिरोध है वो तो बढ़ जाता है लेकिन चालक की चालकता जो है वो घट जाती है। तो एक बात आप बताइएगा कि इसके विपरीत अगर किसी चालक का तापमान घटाने पर चालक का प्रतिरोध घटता है तथा चालक की जो चालकता है उसमें वृद्धि होती है। एक बार फिर से समझिएगा कि किसी चालक का तापमान अगर हम बढ़ा दें तो चालक का प्रतिरोध बढ़ता है और चालकता घटती है, और यदि हम चालक का तापमान घटा दें तो जो चीज बढ़ाने पर बढ़ेगी वो चीज घटाने पर घटेगी। यानी कि चालक का तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ रहा है तो चालक का तापमान घटाने पर प्रतिरोध घटेगा।
तो चालकता में वृद्धि होती है। तो यदि चालक का तापमान लगातार घटाया जाए तो एक निश्चित तापमान पर चालक का जो प्रतिरोध है वो कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, अर्थात चालक सुपर चालक बन जाता है। यानी कि जब प्रतिरोध ही शून्य है तो चालक जो है एक बार को सुपर चालक बन जाएगा और चालक का यह मान क्रांतिक तापमान कहलाता है, यानी कि TC कहलाता है। तो पारे का क्रांतिक तापमान कितना होता है, याद रखिएगा 4.2 केल्विन, 4.2 केल्विन। और यदि बात करें डिग्री सेंटीग्रेड में तो डिग्री सेंटीग्रेड में होता है -268.8 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, -268.8 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि क्रांतिक ताप तक पहुंचने पर किसी चालक में बहने वाले इलेक्ट्रॉन बिना किसी प्रतिरोध के बहते रहते हैं। तो जब पारे का तापमान घटाया जाता है तो 4.2 केल्विन पर पारा सुपर चालक बन जाता है, सुपर चालक बन जाता है। और यही पारे का क्या है, यही पारे का क्रांतिक तापमान है। यही क्या है, पारे का क्रांतिक तापमान है। ठीक है, तो क्रांतिक तापमान तक पहुंचने पर चालक के परमाणुओं के कंपन बहुत कम हो जाते हैं, जिस कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों के परमाणु से टक्कर होने का डर जो है, यानी कि चालक के परमाणुओं से टक्कर होने की संभावना खत्म हो जाती है, चालक का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। क्लियर है, तो यह होता है सुपर चालकता। अब हम बात करें किरचॉफ के नियम की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। किरचॉफ के नियम पूछे जाते हैं और किरचॉफ के नियम न्यूमेरिकल में भी काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। देखिएगा किरचॉफ का नियम, देखिए सरल विद्युत परिपथ में बहने वाली जो धारा है उसका मान ओम के नियम का प्रयोग करके ज्ञात किया जाता है। परंतु अगर जटिल परिपथ में धारा का मान ज्ञात करने की हम कोशिश करें तो हमको किरचॉफ के नियम का सहारा लेना पड़ता है। इसका मतलब यह हुआ कि जटिल परिपथ में धारा का मान जो है वो ज्ञात किया जाता है किरचॉफ के नियम से। और किरचॉफ ने नियम दिए थे, दो नियम। एक तो नियम था किरचॉफ का पहला नियम जो कहता है कि किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली जो समस्त धाराओं का योग होता है वो कैसा होता है, शून्य होता है। संधि का मतलब क्या है, कोई हमारे पास ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर धारा आ रही है, जा रही है, अगर इन सभी का हम क्या करें, योग करें तो वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि सिंपल भाषा में कि आने वाली और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, देखिए एक होता है योग, एक होता है बीजगणितीय योग। तो हम कह रहे हैं कि आने वाली और जाने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। कह सकते हैं कि इस नियम के अनुसार विद्युत परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जो होगा वो संधि का नियम कहलाता है। ये संधि का नियम भी कहते हैं। तो कहने का मतलब आपसे ये है कि जो भी धारा आ रही है और जो धारा जा रही है, तो आने वाली धारा को अगर हम प्लस मान रहे हैं, जाने वाली धारा को माइनस मान रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो भी उनका बीजगणितीय योग होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। और बीजगणितीय योग का मतलब ये होता है कि बीजगणितीय योग होता है चिन्ह के साथ उनको संख्याओं को रखना। यानी कि अगर जाने वाली संख्याओं को हम माइनस ले रहे हैं तो वहां पर माइनस के साथ उन संख्याओं की वैल्यू रखनी होगी, और आने वाली संख्याओं की अगर हम प्लस वैल्यू ले रहे हैं तो प्लस के साथ रखनी होगी। ठीक है, तो बीजगणितीय योग का यही मतलब होता है कि चिन्ह के साथ वैल्यू रखना, ठीक, और उनको सॉल्व कर देना। तो जब हम उनको सॉल्व करेंगे तो वो आएगा हमेशा 0। ठीक, तो हम कह रहे हैं कि I1 प्लस I4 प्लस I5, यानी कि I1 आने वाली धारा है, I4 आने वाली धारा है, I5 आने वाली धारा है, और I6 I3 और I2 ये जाने वाली धारा है। तो आने वाली धारा इक्वल टू जाने वाली धारा इक्वल टू होंगी। संधि पर आने वाली धारा बराबर संधि से जाने वाली धारा का योग आपस में बराबर होता है, और इसे कैसा नियम कहते हैं, संधि का नियम भी कहते हैं। तो किरचॉफ का पहला नियम संधि का नियम भी कहलाता है। क्लियर है। अब देखिए किरचॉफ का पहला नियम, हम आपसे बता दें किरचॉफ का जो पहला नियम है उस सिद्धांत पर आधारित है कि विद्युत परिपथ की कोई भी संधि आवेश के स्रोत की भांति कार्य नहीं करती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि किसी संधि पर आवेश संचित नहीं हो सकता। तो किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि किरचॉफ का फर्स्ट नियम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यह हम कह सकते हैं कि संधि नियम जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है।
किरचॉफ का दूसरा नियम क्या कहता है? किरचॉफ का दूसरा नियम कहता है कि विद्युत परिपथ के किसी बंद पाश में विद्युत वाहक बलों का जो बीजगणितीय योग है वो प्रतिरोध तथा उसमें बहने वाली धारा के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, और इसे क्या कहते हैं? पाश का नियम कहते हैं। हम कह सकते हैं कि जो विद्युत वाहक बल है E, उसका सम किसके बराबर होगा? उसमें बहने वाली धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के सम के बराबर होगा। तभी हम लिख रहे हैं कि समेशन E इक्वल टू समेशन IR, और IR को बोलते हैं हम V। तो हम कह सकते हैं कि जो विद्युत वाहक बल होगा वो विभव के कुल विभव के क्या होगा? समांतर होगा, यानी कि कुल विभव इक्वल टू कुल विद्युत वाहक बल बराबर होगा किसके? कुल विभव के। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम से हम कह सकते हैं, ये हमके सर्किट दिखाया गया है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कुल विद्युत वाहक बल E1 प्लस E2 प्लस E3 किसके बराबर होगा? वो होगा कुल विभव के बराबर होगा, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि देखिए यहां E1 है, यहां पर E2 है और यहां पर क्या है? E3 है। तो यहां हम देख रहे हैं कि जो भी हमारे पास धारा है वो जब इसमें प्रवाह कराई जाएगी तो टोटल जो हमारे पास विद्युत वाहक बल का जो बीजगणितीय योग होगा वो किसके बराबर होगा? वो टोटल विभव के सम के बराबर होगा। तो परिपथ का कुल परिणामी विद्युत वाहक बल E इक्वल टू हो जाएगा V1 IR1, V2 IR2, V3 IR3 और V4 IR4। तो हम कह सकते हैं I को कॉमन लेने के बाद E इक्वल टू I R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो इस तरीके से हम यहां पर लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास जो ओम का दूसरा नियम है, जो कहता है कि विद्युत वाहक बलों का जो बीजगणितीय योग है वो प्रतिरोध और उसमें बहने वाली धारा के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं? पाश का नियम कहते हैं। किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। याद रखिएगा, किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है और किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण का नियम पर आधारित है जो दूसरा नियम है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहां पर व्हीटस्टोन ब्रिज। देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है और ये किस तरीके से कार्य करता है उसके बारे में हम आपको यहां पर बताएंगे। तो देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, सबसे पहले इसकी संरचना को समझिएगा। माना कि 4 प्रतिरोध PQR, इसको समझते रहिएगा। 4 प्रतिरोध हैं P, यहां पर P, Q और R है और S है, ठीक है। 4 प्रतिरोध PQRS को किसी समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं, यानी कि समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं के द्वारा हमने क्या किया है? प्रदर्शित किया गया। अभी इसको मत देखिएगा नीचे, ये अभी ऊपर ऊपर का देखिएगा ये, ठीक है। चारों आसन्न भुजाओं में हमने जो है इसको प्रदर्शित किया है। एक चतुर्भुज के विकर्ण से बैटरी E तथा कुंजी K2 लगी है। बैटरी E तथा कुंजी K2 लगी है, यहां पर कुंजी K2 और बैटरी E लगी हुई है, ठीक है। अब देखिए दूसरे विकर्ण पर सुग्राह गैल्वोमीटर, देखिए एक विकर्ण से तो ये बैटरी और कुंजी लगी हुई है, यानी कि यहां पर ये, ठीक है। और दूसरा विकर्ण जो इसका ये बनेगा, इस पर क्या है? गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ठीक है। क्या है? गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है G और कुंजी लगी हुई है K1, ठीक है। तो P और Q ये क्या कह रहे हैं कि सामान्यतः अनुपात भुजाएं हैं, और R को प्रतिरोध बॉक्स यानी कि परिवर्तनीय प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि हम कह रहे हैं कि P और Q सामान्य अनुपात भुजाएं हैं और R को प्रतिरोध बॉक्स या फिर हम कह सकते हैं कि परिवर्तनीय प्रतिरोध कहते हैं, जबकि S को हम क्या कहते हैं? अज्ञात प्रतिरोध। तो अगर आपसे ये कहे कि प्रतिरोध बॉक्स या फिर परिवर्तनीय प्रतिरोध का मान बताइए, तो हमको R का मान बताना है। आपसे कहे कि अज्ञात प्रतिरोध का मान बताइए, तो हमको S का मान बताना है। तो R को कहते हैं प्रतिरोध बॉक्स या परिवर्तनीय प्रतिरोध और S को कहते हैं अज्ञात प्रतिरोध। तो इन दोनों को अगर आप पूछेगा तो आप R और S का मान निकालेंगे, ठीक है। देखिए व्हीटस्टोन ने बताया था कि 2 कुंजियों को बंद करने पर यदि परिपथ की BD शाखा, BD कौन सी? ये वाली शाखा,
जो बीच की है जहां पर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। बीजी शाखा क्या हो, कोई धारा न बहे, बीडी शाखा में कोई धारा न बहे तो गैल्वेनोमीटर शून्य रीडिंग दिखाएगा और इस स्थिति को ब्रिज की संतुलन अवस्था कहते हैं। ठीक है, हम आपको इसको प्रूफ भी करके दिखाएंगे आगे। तो कह रहा है कि वी बी जो बड़ा है वो किससे है, वी डी से बड़ा है। ठीक है, तो I1 का एक हिस्सा धारामापी में विक्षेप उत्पन्न करेगा। क्या करेगा, विक्षेप उत्पन्न करेगा। I1 का एक हिस्सा धारामापी में विक्षेप उत्पन्न करेगा और बीडीसी बी है और डी है और सी है, ये बीडीसी मार्ग में जाएगा, शेष भाग क्यू भुजा से बहता है। चलिए इसको समझते हैं। देखिए हमने कहा कि I का एक हिस्सा, यानी कि जैसे ये यहां से I चली, ठीक है, यहां से I1 हो गई, I1, तो I का एक हिस्सा जो क्या करेगा, इसमें जाएगा और इसमें विक्षेप उत्पन्न करेगा और बीडीसी मार्ग से जाएगा, बीडीसी मार्ग से जाएगा, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, और यदि वीडी वीबी से बड़ा है, पहले हमने क्या बात कही थी कि वीबी बड़ा है, अब की बार वीडी अगर बड़ा हो गया तो हम कह सकते हैं कि I2 का एक भाग धारामापी के विक्षेप से विक्षेप उत्पन्न करता हुआ डीबीसी से जाएगा, ऐसे जाएगा इधर को, अगर हमारा जो वीडी है वो बड़ा है। ठीक है, और शेष भाग जो है वो एस भुजा में बहता जाएगा, यानी कि अगर ये हिस्सा बड़ा है तो इसका कुछ भाग जो है इसमें जाएगा गैल्वेनोमीटर में, और जो बचा हुआ हिस्सा रहेगा वो इससे जाएगा। लेकिन अगर वीबी बड़ा है तो वीबी बड़ा होने पर क्या होगा कि इसका कुछ हिस्सा इधर जाएगा और कुछ जो बचा हुआ हिस्सा रहेगा वो इधर जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडी बड़ा है तो I2 का एक भाग धारामापी में विक्षेप करेगा जो डीबीसी से बहकर जाएगा, ऐसे। ठीक है, और शेष भाग शेष भुजा से बहता। ठीक, अब VD अगर बराबर हो जाए VB के, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, दोनों बराबर हो जाएं तब धारामापी भुजा में कोई धारा नहीं बहती, इस भुजा में कोई धारा नहीं बहेगी, अर्थात धारामापी में विक्षेप क्या होगा, विक्षेप भी यहां पर कुछ नहीं दिखाई देगा। तो यह स्थिति क्या कहलाती है, संतुलन की स्थिति कहलाती है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब संतुलन की स्थिति में देखते हैं। VB बराबर VD संतुलन की स्थिति कहलाती है, तो VA माइनस VB बराबर VA और माइनस VD। ठीक है, VA माइनस VB बराबर VA माइनस VD। कहने का मतलब यह है कि VA माइनस VB क्या है, VA माइनस VB देखिएगा, VA माइनस VB इन दोनों का जो विभवांतर है वो किस विभवांतर के बराबर है, देखिएगा वो है VA और VD के, VA और VD के, यानी कि इस भुजा का विभवांतर इस भुजा के विभवांतर के बराबर है और इस भुजा का विभवांतर इस भुजा के विभवांतर के बराबर है। कब, संतुलन की अवस्था में। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि अगर VA माइनस VB बराबर VA माइनस VD है तो I1P, यानी कि इस भुजा में I1P धारा है, देखिएगा इस भुजा में I1P है और इसमें क्या है I2R, तो I1P इक्वल टू I2R हो जाएगा और I1 अपॉन I2 इक्वल टू R अपॉन P, इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरीके से VB माइनस VC इक्वल टू VD माइनस VC, तो यहां पर I1Q इक्वल टू I2S, देखिएगा VB माइनस VC VB, ठीक है, VB यानी कि विभवांतर VB पर और विभवांतर C पर, यानी कि ये जो विभवांतर है इस भुजा का बराबर होगा। तो इस भुजा में क्या है I1Q है और इस भुजा में क्या है I2S है, तो यहां पर I1Q और I2S, तो यहां पर हो जाएगा I1 अपॉन I2 इक्वल टू S अपॉन Q। तो दोनों इक्वेशन को अगर हम बराबर रखें, यानी कि दोनों इक्वेशन देखिए क्या है I1 I2 और I1 I2 दोनों बराबर हैं, तो दोनों को हम बराबर रखें तो R अपॉन P इक्वल टू S अपॉन Q, तो R अपॉन S इक्वल टू P अपॉन Q हो जाएगा और P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, यही क्या है संतुलन की अवस्था है। तो S का अगर मान निकालें अज्ञात प्रतिरोध का, तो अज्ञात प्रतिरोध S इक्वल टू होता है R इंटू Q, क्या हो जाएगा R इंटू Q हो जाएगा,
यही हमारा क्या है, अज्ञात प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मीटर सेतु, जिसको बोलते हैं मीटर ब्रिज। क्या बोलते हैं, मीटर ब्रिज बोलते हैं। और मीटर ब्रिज को आपको ध्यान से समझना है क्योंकि ये काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो देखिए मीटर ब्रिज क्या है। तो मीटर ब्रिज यह एक ऐसी युक्ति है जिसके माध्यम से किसी तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। और मीटर ब्रिज को आप याद रखिएगा कि मीटर ब्रिज को व्हीटस्टोन ब्रिज भी कहते हैं, क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर आधारित है। व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर आधारित है। तो मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। और इसका दूसरा नाम क्या है मीटर ब्रिज का, स्लाइड वायर ब्रिज। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है और इसका दूसरा नाम है स्लाइडर वायर ब्रिज। क्या नाम है, स्लाइडर वायर ब्रिज, यानी कि स्लाइड वायर ब्रिज इसका दूसरा नाम है। और 1 मीटर लंबा मैग्नीनन का तार इसमें लगा होता है। ठीक है, तो कभी आपसे पूछे कि मीटर ब्रिज किस सिद्धांत पर कार्य करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज पर। मीटर ब्रिज का दूसरा नाम क्या है, स्लाइड वायर ब्रिज। मीटर ब्रिज में मैग्नीनन तार की लंबाई कितनी होती है, तो मैग्नीनन तार की लंबाई जो होती है वो होती है 1 मीटर। मैग्नीनन तार की लंबाई 1 मीटर होती है। ठीक है, संरचना के बारे में बात करें तो देखिए संरचना कैसी होती है। इसमें जो है कांस्टेंटन या फिर मैग्नीनन, कांस्टेंटन या मैग्नीनन का जो ये तार है 1 मीटर, ये जो तार है ये 1 मीटर तार है। ठीक है, 1 मीटर लंबा तार AC लगा होता है। ठीक है, तार के काट का क्षेत्रफल एक समान होता है, यानी कि यहां से यहां तक क्षेत्रफल सेम होगा। ये नहीं कि यहां से बड़ा हो गया, इस तरीके से हम देखें यहां से बड़ा हो गया, फिर यहां से पतला हो गया, फिर यहां से बड़ा हो गया, इस तरीके से नहीं होगा। ये जो होगा यानी कि इसका क्षेत्रफल जो होगा वो सेम होगा यहां से लेकर के यहां तक, तभी हमारे पास रीडिंग सही आएगी। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि लकड़ी के एक बोर्ड पर लगी तांबे की जो पत्ती है, ये तांबे की पत्ती है, ये वाली, ये दोनों तांबे की पत्तियां हैं ये। ठीक है, तो तांबे की पत्तियों के मध्य एक तार बंधा होता है, इनके बीच में एक तार बंधा हुआ है ये वाला। ठीक, तार के समांतर 1 मीटर एक स्केल लगी होती है, यहां पर एक स्केल लगी हुई होगी, यहां पर एक स्केल लगी होती है। ठीक है, जो इसको जो है रीडिंग बताती है, इसकी रीडिंग को बताती है। यहां पर एक स्केल लगी होती है बिल्कुल इसी के समांतर, ये तार है, इसी के बराबर में एक स्केल लगी होती है वहां तक ही। ठीक है, तो तार के समांतर 1 मीटर स्केल लगा होता है और तांबे की पत्तियों के मध्य गैप छोड़ा जाता है, पत्तियों के मध्य गैप छोड़ा जाता है। ठीक है, तो इस गैप में प्रतिरोध R तथा अज्ञात प्रतिरोध S लगाए जाते हैं। तांबे की पत्तियां ये हैं, ये तांबे की पत्तियां हैं और इनमें जो है ये गैप छोड़ा हुआ है, तो इसमें S प्रतिरोध लगा हुआ और इसमें R प्रतिरोध लगा हुआ है। जो गैप हैं इनमें R और S प्रतिरोध लगा दिए गए, देखिएगा S और R। क्लियर, तो एक जोड़ी जॉकी, यानी कि जिसको बोलते हैं हम, यहां पर देखिए एक जोड़ी जॉकी का मतलब B तार के ऊपर सरकाए, देखिएगा B कहां पर है, आप खुद देखिएगा जो B है ये। ठीक है, यानी कि ये वाली यहां से, ये जॉकी बोलते हैं इसको, जो रीडिंग बताएगी। ठीक है, तार के ऊपर सरकाई जाती है। सुग्राह गैल्वेमीटर का जो एक सिरा है वो जॉकी से एक दूसरा सिरा बिंदु D पर जोड़ा जाता है। बिंदु D पर हमने जोड़ दिया एक तार का दूसरा सिरा। पहला सिरा कहां पर है, तार पर है, और इसका दूसरा सिरा क्या है, D पर है। और इस प्रकार प्राप्त प्रतिरोध व्हीटस्टोन ब्रिज की भांति ही कार्य करता है। और इसमें जो है एक धारामापी लगा दी जाती है जो इसमें धारा का मान बताता है विक्षेप उत्पन्न करके। तो यहां पर अज्ञात प्रतिरोध का मान कैसे ज्ञात करते हैं, आइए इसमें देखते हैं। तो यहां पर आपको थोड़ी सी दी हुई है परिभाषा, जिसको हमने यहां पर समझाने का प्रयास किया है कि अज्ञात प्रतिरोध का मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो कुंजी K को दबाने पर, यह कुंजी K, ध्यान से देखिए, कुंजी K को दबाने पर, इसको कुंजी K को दबाया तो उसमें धारा बहने लगती है। तो गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, विक्षेप उत्पन्न होगा। अब जॉकी को तार पर सरकाया जाता है, तो किसी, यानी कि इसको इधर सरकाएंगे या इधर सरकाएंगे, ठीक है, किस साइड भी सरकाएंगे, तो गैल्वेनोमीटर शून्य रीडिंग दिखाता है, कहीं ना कहीं पर गैल्वेनोमीटर शून्य रीडिंग दिखाता है। तो यदि स्लाइड वायर की L सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध
आर हो तो तार की जो एल सेंटीमीटर लंबाई होगी वो ए बी का प्रतिरोध है। कहने का मतलब ये है कि P इक्वल टू एल इंटू आर। तो L इंटू आर होगा तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार तार की जो शेष लंबाई का प्रतिरोध है वो BC का प्रतिरोध होगा और वो होगा Q इक्वल टू 100 माइनस एल इंटू आर, क्योंकि L क्या है, L 100 माइनस एल होगा, यानी कि यहां पर देखिएगा जो कि अगर यहां पर आएगी, ठीक है, तो इससे इधर का हिस्सा यानी कि पूरा हिस्सा क्या है, ये यहां पर पूरा हिस्सा क्या है, ये पूरा हिस्सा है हमारे पास 1 सेंटीमीटर, ये सॉरी 1 मीटर, यानी कि एक मीटर क्या होता है 100 सेंटीमीटर, और ये हिस्सा क्या है, ये हिस्सा एल है, तो ये बचा हुआ हिस्सा कितना हुआ, पूरे 100 सेंटीमीटर में से एल को हमने घटा दिया तो ये हिस्सा बचा, तो इस हिस्से को हम कह रहे हैं 100 सेंटीमीटर माइनस एल इंटू आर। तो Q इक्वल टू 100 माइनस एल इंटू आर हो जाएगा। तो संतुलन की अवस्था में हम कह सकते हैं कि P अपॉन Q इक्वल टू आर अपॉन एस होता है। तो P अपॉन Q इक्वल टू आर अपॉन एस से P का मान कितना हो गया, देखिए यहां पर है P, यहां पर है P और यहां पर है Q, तो यहां पर हम मान रख सकते हैं कि P का मान है एल आर और Q का मान है 100 माइनस एल आर और आर अपॉन एस। तो S की वैल्यू 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर हो जाएगी। तो यहां पर अज्ञात प्रतिरोध S है, तो S का मान हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, और R क्या है, प्रतिरोध बॉक्स में लगाया गया प्रतिरोध होगा। प्रतिरोध बॉक्स में लगाया गया प्रतिरोध क्या है, R है। तो नोट पॉइंट में हम आपको बता रहे हैं कि प्रतिरोध R का चयन ऐसा करना चाहिए कि गैल्वेनोमीटर की शून्य विक्षेप की स्थिति 50 सेंटीमीटर बिंदु के पास आए, और इससे मापन की प्रतिशत त्रुटि कम हो जाती है। तार के दोनों किनारों पर लगी तांबे की पत्तियों का प्रतिरोध गणना में नहीं लिया जा सकता, जिससे जो है अत्यंत प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। और इस कारण प्रतिरोध मापन में कुछ अशुद्धियां रह जाती हैं, जिसको जो है हम वहां पर देखते हैं, जो हमें वहां पर अशुद्धियां देखने को मिलती है, ठीक है। क्या कहते हैं इसे, अंत्य प्रतिरोध कहते हैं, ठीक। मीटर ब्रिज का मीटर स्केल ठीक न होने पर प्रतिरोध R और S के स्थानों को परस्पर बदलकर रीडिंग लेते हैं। तार में धारा की धारा को तभी बढ़ाना चाहिए, जो तार है उसमें धारा को तभी बढ़ाना चाहिए जब रीडिंग लेनी हो, ठीक, अथवा तार गर्म हो जाएगा, और जब तार गर्म हो जाएगा तो उसका प्रतिरोध जो है वो बदल जाएगा। जोकि को तार AC पर रगड़ना नहीं चाहिए, अन्यथा तार घिस जाता है और उसका प्रतिरोध बदलकर असमान हो जाता है, क्योंकि जब वो घिस जाएगा तो वहां से वो बारीक हो जाएगा और उसका जो क्षेत्रफल है वो असमान हो जाएगा, तो धारा जो प्रतिरोध है वो बदलकर असमान हो जाता है। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस बॉक्स की। देखिए पोस्ट ऑफिस बॉक्स का छोटा कंसेप्ट है, आप इसको याद रखिएगा। यह उपकरण डाकघरों में टेलीफोन अथवा टेलीग्राम के तारों का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किया जाता है, और इसका उपयोग तार के टूट जाने पर टूटने की स्थिति का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। सिद्धांत की बात करें तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स व्हीटस्टोन ब्रिज पर आधारित है, और व्हीटस्टोन ब्रिज पर यह पोस्ट ऑफिस बॉक्स आधारित है, और व्हीटस्टोन ब्रिज पर ही जो है मीटर ब्रिज आधारित है, यानी कि मीटर ब्रिज और जो पोस्ट ऑफिस बॉक्स है वो जो है व्हीटस्टोन ब्रिज पर ही आधारित है। इनको याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन हम कह सकते हैं कि जो उसका फॉर्मूला होता है, यदि अज्ञात प्रतिरोध S हमें निकालना हो, किसमें निकालना हो, याद रखिए पोस्ट ऑफिस बॉक्स में। तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स में जब हमें S प्रतिरोध निकालना हो, अज्ञात प्रतिरोध निकालना हो, उसकी लंबाई L और व्यास D तथा तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध रो हो, तो हमारे पास S इक्वल टू रो L अपॉन पाई डी स्क्वायर बाई 4, पाई डी स्क्वायर बाई 4, ये फॉर्मूला हमारे पास मिलता है। बात करते हैं विद्युत वाहक बल की, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF। तो किसी बंद विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से विद्युत धारा का जो निर्माण होता है, वो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के लिए इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के वेग की आवश्यकता होती है, ठीक है। यानी कि किसी बंद विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह विद्युत धारा का निर्माण होता है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से ही विद्युत धारा बनेगी, ये हमको पता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के लिए वेग की आवश्यकता होती है, और वेग के लिए त्वरण की आवश्यकता होगी, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि कोई बंद विद्युत परिपथ है, उसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा तो विद्युत धारा का निर्माण होगा, और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह के लिए हमें जो है वेग की आवश्यकता पड़ेगी, और वेग की आवश्यकता पड़ेगी तो हमें जो है त्वरण की आवश्यकता भी होगी। अगर वेग हमें वहां पर चाहिए तो त्वरण के लिए बल की आवश्यकता है, ठीक है। और
बाह्य बल जिसके कारण विद्युत आवेश परिपथ की एक निश्चित दिशा में गतिशील होता है विद्युत वाहक बल कहलाता है। देखिए विद्युत वाहक बल का कंसेप्ट क्या कहता है कि कोई भी हमारे पास ये बंद पाथ है, ठीक है, इसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित करनी है तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की आवश्यकता होगी, और इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के लिए वेग की आवश्यकता होगी, और वेग के लिए त्वरण की आवश्यकता होगी, और त्वरण के लिए बल की आवश्यकता होगी, और वही बल जिसके कारण विद्युत आवेश परिपथ की एक निश्चित दिशा में गतिशील हो जाता है वही क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर कैसे विद्युत वाहक बल को E से प्रदर्शित करते हैं और विद्युत वाहक बल का कारण आवेश गतिशील हो जाता है। इसलिए हमें एक ऐसी यंत्रावली की आवश्यकता होती है जो विद्युत आवेश को गतिमान कर सके, और यह यंत्रावली विद्युत आवेश पर लगातार कार्य करती रहती है, जिसके फलस्वरूप आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है। तो विद्युत जनरेटर और सेल बैटरी इत्यादि ऐसी यंत्रावली के उदाहरण हैं। यहां पर भी आपको फिगर में दिखाया गया है। इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है और ये एक एनोड और एक कैथोड है, दोनों रॉड को यहां पर रखा गया है। ठीक है, तो देखिए कैसे एक सेल है जो इसमें दर्शाई गई है। ठीक है, इसमें क्या है कि सेल में एक धन और एक ऋण इलेक्ट्रोड है। जब इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट में डुबोया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन ये है, जब इनमें डुबोया जाता है तो वे इलेक्ट्रोलाइट के साथ आवेश का लेन देन करते हैं, और इसके फलस्वरूप एक पर धनावेश और दूसरे पर ऋणावेश आ जाता है। जब सेल विद्युत धारा का आहरण नहीं किया जा रहा है, यानी कि जब सेल से विद्युत धारा का आहरण नहीं किया जा रहा है, तब दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल कहलाता है। यानी कि जब उसका आहरण नहीं किया जा रहा है तो तब हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों के मध्य विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल के बराबर होगा, यानी कि विद्युत वाहक बल कहलाएगा। इसलिए विद्युत वाहक बल को हम कहते हैं, यानी कि ये पॉजिटिव V माइनस और माइनस दूसरे इलेक्ट्रोड का जो विभवांतर होगा उन दोनों का सम होगा। ठीक है, तो यदि किसी सेल से विद्युत आहरित नहीं किया जा रही है, यानी कि विद्युत आहरित नहीं की जा रही है, तो उसके धन तथा ऋण इलेक्ट्रोड के मध्य अधिकतम विभवांतर का मान सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो विद्युत वाहक बल का मात्रक जूल पर कूलम होता है, और इसको हम क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं, यानी कि J/C = वोल्ट, और वोल्ट को V से प्रदर्शित करते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि एक कूलम आवेश को परिपथ में एक चक्र पूर्ण करना हो तो 1 जूल कार्य किया जाता है, तो सेल का विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट होता है। नोट पॉइंट की बात करें, आप ध्यान रखिएगा कि विद्युत वाहक बल का मान सदैव धनात्मक ही होगा। विद्युत वाहक बल का मान सदैव जो है वो धनात्मक ही होगा, और यह एक अदिश राशि होती है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध के बारे में बात करते हैं, कुछ पॉइंट हैं उसको देख लीजिएगा बस। सेल का आंतरिक प्रतिरोध है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। किसी सेल के इलेक्ट्रोलाइट तथा इलेक्ट्रोडों का प्रतिरोध सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है, और सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। कौन कौन से? इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी कितनी है, इलेक्ट्रोलाइट की प्रकृति कैसी है, इलेक्ट्रोडों का पदार्थ क्या है, और इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल कितना है। ये सभी इन बातों पर निर्भर करता है जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है। सेल का विद्युत वाहक बल, सेल के विद्युत वाहक बल के बारे में बात करते हैं। देखिए सेल का विद्युत वाहक बल वही है जो विद्युत वाहक बल हमने आपको बताया है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। एकांक आवेश की कोई परिपथ, यानी कि ये डेफिनेशन है, एकांक आवेश को परिपथ में प्रवाहित करने में सेल के द्वारा जो कार्य किया जाता है वही सेल का जो है विद्युत वाहक बल कहलाता है, और इसे हम E से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत वाहक बल इक्वल टू होता है E = W/Q, जहां सेल द्वारा Q आवेश को प्रवाहित करने में जो किया गया कार्य है वो E का मात्रक कहलाएगा, और E का मात्रक क्या है, जूल/कूलम, यानी कि वोल्ट। ठीक, तो E = W/Q, यानी कि हम कह सकते हैं कि आवेश को प्रवाहित करने में जो किया गया कार्य है वही क्या विद्युत वाहक बल है, और विद्युत वाहक बल का मात्रक जूल/कूलम होता है, जिसको हम वोल्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं अब जो टर्मिनल विभवांतर है। देखिए टर्मिनल विभवांतर क्या है, टर्मिनल विभवांतर को हम क्या कह सकते हैं कि टर्मिनल विभवांतर जब सेल में विद्युत धारा आहरित की जा रही हो तब इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर का मान सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। ठीक है, यानी कि एकांक आवेश को दूसरे टर्मिनल तक, एकांक आवेश को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक बाहरी परिपथ में बहाने में सेल द्वारा जितना कार्य किया जाता है, अर्थात सेल जितनी ऊर्जा देती है वह टर्मिनल विभवांतर के
शून्य होता है, टर्मिनल विभवांतर के शून्य होता है। ठीक, इसको तुल्य कर लीजिएगा, यह है तुल्य। तुल्य का मतलब होता है बराबर। ठीक है, यानी कि एकांक आवेश को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक बाहरी परिपथ में बहाने में सेल द्वारा जितना कार्य किया जाता है, अर्थात सेल जितनी ऊर्जा देती है वह टर्मिनल विभवांतर के तुल्य होता है। यदि बाह्य बल प्रतिरोध R में Q आवेश प्रवाहित करने से सेल W एक्स्ट्रा कार्य करती है तो टर्मिनल विभवांतर क्या हो जाएगा, W एक्स्ट्रा अपॉन Q वोल्ट। यदि बाह्य प्रतिरोध में बहने वाली धारा I हो तो V इक्वल टू W एक्सटर्नल IR, W एक्सटर्नल इक्वल टू IR हो जाएगा, यानी कि V इक्वल टू W एक्सटर्नल अपॉन Q और इक्वल टू IR ओम के नियम से हमें यह मिला। तो बाह्य बल प्रतिरोध R में Q आवेश प्रवाहित करने में सेल W एक्सटर्नल कार्य करती है तो टर्मिनल विभवांतर V इक्वल टू W एक्सटर्नल अपॉन Q वोल्ट होगा। और यदि बाह्य प्रतिरोध में बहने वाली धारा I हो तो V इक्वल टू W एक्सटर्नल अपॉन Q हो जाता है और जो IR के इक्वल में होगा। इसी प्रकार आंतरिक प्रतिरोध अगर स्मॉल r के कारण व्यय ऊर्जा अर्थात यानी कि विभव पतन हो कितना, V इक्वल टू IR होता है। परिभाषा अनुसार हम देखें तो विद्युत वाहक बल यानी कि विद्युत वाहक बल इक्वल टू E और इसके बराबर क्या है, बाह्य कार्य प्लस आंतरिक कार्य। एकांक आवेश को प्रवाहित करने में जो भी कार्य हुआ, आंतरिक कार्य और बाह्य कार्य दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, विद्युत वाहक बल होगा। तो क्या कह सकते हैं कि V प्लस V, आंतरिक प्रतिरोध के लिए स्मॉल r लेंगे, बाह्य के लिए हम क्या लेंगे, कैपिटल R लेंगे। तो E इक्वल टू IR प्लस IR, तो यहां पर हो जाएगा E इक्वल टू IR प्लस R। तो I इक्वल टू E अपॉन R प्लस R, यानी कि कुल विद्युत वाहक बल अपॉन कुल प्रतिरोध हो जाएगा। तो I इक्वल टू E अपॉन R प्लस R हो जाएगा। तो IR और प्लस IR इक्वल टू E, तो V प्लस IR इक्वल टू E। तो यहां पर जो विभव होगा वो क्या होगा, E माइनस IR, और विभवांतर जो टर्मिनल विभवांतर कहलाता है, यानी कि टर्मिनल विभवांतर कहलाएगा। यदि I इक्वल टू 0 कर दें तो हम क्या कह सकते हैं कि E इक्वल टू V हो जाएगा। तो खुले परिपथ में किसी सेल का जो टर्मिनल विभवांतर होगा वो उसके विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, यानी कि V इक्वल टू E माइनस IR और IR इक्वल टू E माइनस V, और यहां पर स्मॉल r इक्वल टू यानी कि आंतरिक प्रतिरोध इक्वल टू हो जाएगा E अपॉन V अपॉन I। तो R इक्वल टू E माइनस V अपॉन R, तो यहां से हम देख सकते हैं कि R जो है वो इनके मल्टीप्लाई में जाएगा, तो E माइनस V अपॉन V हो जाएगा और इंटू में R। तो जो स्मॉल r होगा यानी कि आंतरिक प्रतिरोध की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, E माइनस V अपॉन V और इंटू में R। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, यहां पर आपको जो है आंतरिक प्रतिरोध निकालने के लिए मालूम कर सकता है। चलिए नोट पॉइंट में अगर हम बात करें तो यदि सेल से विद्युत धारा नहीं ली जा रही है, यदि सेल से विद्युत धारा नहीं ली जा रही है यानी कि I इक्वल टू 0 है, तो टर्मिनल विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, यानी कि आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध का विभव कितना हो जाएगा, 0। धारा का जो आंतरिक धारा है वो कितनी हो जाए, 0, यानी कि जो विद्युत धारा है वो नहीं ली जा रही है सेल से, तो जो I के साथ है इंटरनल प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध R, उसके साथ जो भी धारा है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि हमें जो है सेल से कोई भी धारा नहीं ली जा रही, यानी कि I इक्वल टू 0। तो यहां पर हो जाएगा V इक्वल टू E। धारा का प्रवाह सेल के बाहर धन सिरे से ऋण सिरे की ओर होता है, इसको याद रखिएगा, जबकि सेल के भीतर ऋण से धन की ओर होता है, यानी कि सेल के बाहर कैसा होगा, धन सिरे से ऋण सिरे की ओर, जबकि सेल के अंदर इसके उल्टा होता है, विपरीत होता है, सेल यानी कि ऋण सिरे से धन सिरे की ओर। जब सेल निरावेशित हो रही है, जब सेल निरावेशित हो रही है अर्थात सेल के धन सिरे से विद्युत धारा का निकास हो रहा है, तो टर्मिनल विभवांतर का विद्युत वाहक बल E से कम हो जाता है। अर्थात हम कह रहे हैं कि अगर पॉजिटिव से धारा बह रही है निगेटिव की तरफ, तो जो हमारे पास इफेक्ट पड़ेगा वो E जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टर्मिनल विभवांतर का मान जो विद्युत वाहक बल E से कम हो जाता है, ठीक है। और अगर हम क्या करें, सेल को धारा दे रहे हैं, तो तब हमारे पास जो है उसकी स्थिति विपरीत होगी।
तो हम कह सकते हैं कि V इक्वल टू E माइनस आई आर होगा। ठीक है, तो E प्लस आई आर और E माइनस आई आर का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि शेल निरावेशन हो रही है, यानी कि अर्थात शेल के धन सिरे से विद्युत वाहक बल का निकास हो रहा है। तो हमारे पास क्या होगा, यानी कि शेल से क्या कर रहे हैं, शेल से हम धारा को ले रहे हैं, तो हमारे पास जो होगा V इक्वल टू E माइनस आई आर होगा। और यदि शेल के आवेशन में धारा ऋण सिरे से बाहर निकलती है, तब टर्मिनल विभवांतर का मान जो होगा वो E से अधिक हो जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि E प्लस आई आर, यानी कि शेल को हम धारा दे रहे हैं, तो क्या होगा E प्लस आई आर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आपके पास है विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर के मध्य भेद। तो विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, शेल के धन तथा ऋण इलेक्ट्रोड के विभवों के मध्य जो अंतर होता है, जबकि परिपथ में धारा कैसी होगी, शून्य होगी। किन्हीं दो बिंदुओं के विभवों के मान के अंतर को विभवांतर कहते हैं, किसमें, विभवांतर में, जबकि परिपथ में धारा बह रही हो। यानी कि विभवांतर में परिपथ में धारा बहती है और विद्युत वाहक बल में परिपथ में धारा क्या होगी, शून्य होगी दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में। ठीक है, यह इलेक्ट्रोलाइट तथा इलेक्ट्रोड पर निर्भर करता है क्या, विद्युत वाहक बल। यह परिपथ के प्रतिरोध तथा बहने वाली धारा पर निर्भर करता है, विभवांतर। विद्युत वाहक बल विद्युत ऊर्जा का स्रोत है, जबकि विभवांतर जो है दो बिंदुओं के विभवों के अंतर की माप है। विद्युत वाहक बल क्या है, एक कारक है, और विभवांतर क्या है, एक प्रभाव है। ये आपको याद रखने होंगे। ठीक है, विभव मापी व वोल्ट मीटर में अंतर क्या होता है, इनको भी आप समझ लीजिएगा। तो विभव मापी व वोल्ट मीटर दोनों का प्रयोग विभवांतर ज्ञात करने के लिए किया जाता है, परंतु वोल्ट मीटर की तुलना में विभव मापी अधिक सार्थक है। कैसे, विभव मापी शेल के विद्युत वाहक बल की यथार्थ माप देता है, वोल्ट मीटर शेल के विद्युत वाहक बल की यथार्थ माप नहीं देता। विभव मापी इसके कई तरह के प्रयोग होते हैं। वोल्ट मीटर यह केवल विभवांतर ही माप सकता है। विभव मापी विद्युत वाहक बल मापते समय यह शेल से धारा नहीं निकालता। वोल्ट मीटर यह शेल से धारा निकालता है। विभव मापी मापन करते समय विभव मापी के तार का प्रतिरोध अनंत होता है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होता है, ठीक है, अधिक तो होता है परंतु अनंत नहीं होता, लेकिन विभव मापी का अनंत होता है। विभव मापी नल विधि यानी कि नल मेथड पर आधारित है, और वोल्ट मीटर जो है वो विक्षेप विधि पर आधारित है। विभव मापी इसे स्थानांतरित करना आसान नहीं है, यानी कि विभव मापी को स्थानांतरित करना आसान नहीं है, लेकिन वोल्ट मीटर को स्थानांतरित करना आसान होता है। चलिए नेक्स्ट है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है। देखिए विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव को हम किस तरीके से समझ सकते हैं, ऊष्मीय प्रभाव को किस तरीके से हम देख सकते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जब किसी चालक यानी कि प्रतिरोध की विद्युत धारा गुजारी जाती है, जब किसी चालक यानी प्रतिरोध से विद्युत धारा गुजारी जाती है, तो चालक का जो तापमान है वो बढ़ जाता है। इससे यह प्रमाणित होता है कि विद्युत का ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। इसे ही धारा का ऊष्मीय प्रभाव यानी कि हम क्या कहते हैं, जूल ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। जूल का ऊष्मीय प्रभाव यानी कि H = I² RT होता है। ठीक है, इस फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न किया जाता है, यानी कि हमने क्या किया, बैटरी से इनके चालक के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न किया। ठीक है, तो चालक में विद्युत धारा जो है वो बहने लगती है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे तो विद्युत धारा का मान दिशा जो है वो इधर होगी। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह चालक के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर होता है, ऋण से धन सिरे की ओर होगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के प्रवाह में इलेक्ट्रॉन पर त्वरण प्रभावी रहता है, ये तो पता ही है, जिस कारण उसकी गति जो है सदैव क्या होती है, वो बढ़ती रहती है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन पर त्वरण प्रभावी रहता है और इसकी गति जो है सदैव बढ़ती रहती है, और इसी के फलस्वरूप मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में लगातार क्या होती रहती है, वृद्धि होती रहती है। ठीक है, गतिशील इलेक्ट्रॉन चालक के परमाणुओं के साथ लगातार टकराते रहते हैं, और इसी के साथ इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा परमाणुओं में स्थानांतरित होती रहती है, और इस बार ऊर्जा स्थानांतरित कर इलेक्ट्रॉन पुनः गतिशील हो जाते हैं, और तभी क्या होता है, चालक का ताप जो है वो बढ़ने लगता है।
जब वह जो है उसके परमाणुओं को ऊर्जा देते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन टकराने के बाद जो है ऊर्जा देंगे और जो है उनके परमाणु की जो है तापमान बढ़ता रहेगा और वह जो है गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगले टक्कर से दूसरे परमाणु की और गतिज ऊर्जा जो है स्थानांतरित कर देता है। तो प्रत्येक परमाणु में असंख्य इलेक्ट्रॉन टकराते रहते हैं और यह प्रक्रिया लगातार जब चलती रहती है तो इसके द्वारा क्या होता है, जो तार है जब उसमें हम करंट को प्रवाहित कराते रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन उसके परमाणु से लगातार टकराते रहेंगे और ऊर्जा का स्थानांतरण करते रहेंगे और इससे क्या होगा, परमाणुओं का जो है ताप बढ़ जाएगा, तो जो चालक है उसका भी ताप जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये होता है इसका विद्युत धारा का उसमें प्रभाव। विद्युत शक्ति क्या होती है, तो विद्युत शक्ति क्या है कि विद्युत स्रोत द्वारा प्रति एकांक समय में किया गया कार्य विद्युत शक्ति कहलाती है। यानी कि विद्युत शक्ति P = W/T होता है, जबकि V = W/Q होता है, हम जानते हैं। तो P = VQ यानी कि W = VQ है तो P = VQ/T हो जाएगा और Q = हम जानते हैं कि IT होता है तो V = IT/T। तो P = क्या हो जाएगा, T से T कैंसिल आउट करने के बाद VI। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि यदि हमें V दिया हो और I दिया हो और हमसे जो है क्या पूछ रहा हो, हमसे पूछ रहा हो विद्युत शक्ति यानी कि पावर पूछ रहा हो तो हम फॉर्मूला लगाएंगे P = VI। यदि हमें I दे रखा हो और R हमें दिया हुआ हो और हमसे पूछ रहा हो कि शक्ति क्या होगी तो हम लगाएंगे P = I²R। हमको जो है I नहीं दिया हुआ हो लेकिन V और R हमें दिया हुआ है तो हमें शक्ति निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा P = V²/R। ये तीनों फॉर्मूले आप याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन मात्रक हमारे पास होता है वाट और 1 वाट इक्वल टू होता है 1 वोल्ट एम्पियर और यहां पर 1 वोल्ट एम्पियर को 1 VA लिखते हैं। ठीक है, देखिएगा 1 अश्वशक्ति इक्वल टू आपको याद रखना है 1 हॉर्स पावर 746 वाट होती है। 1 किलोवाट यानी कि 1 किलोवाट 10⁻³ वाट होती है। 1 मेगावाट जो है वो 10�6 वाट होती है और 1 गीगावाट जो होती है वो 10�9 वाट होती है। इसको याद रखिएगा। विद्युत ऊर्जा की बात करें यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो विद्युत ऊर्जा के स्रोत द्वारा विद्युत वाहक बल के माध्यम से परिपथ में लगातार धारा प्रवाह के लिए किया गया जो कार्य है वो विद्युत ऊर्जा कहलाता है। विद्युत शक्ति क्या है, कार्य यानी कि विद्युत स्रोत द्वारा प्रति एकांक समय में किया गया कार्य अपॉन समय। विद्युत ऊर्जा अपॉन समय इक्वल टू क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा इक्वल टू विद्युत शक्ति इंटू समय, क्योंकि विद्युत शक्ति से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे तो विद्युत ऊर्जा का मान आएगा। तो विद्युत ऊर्जा इक्वल टू होती है शक्ति अपॉन समय, यानी कि ऊर्जा इक्वल टू शक्ति अपॉन शक्ति इंटू समय होता है। और शक्ति का मात्रक क्या होता है, वो ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, शक्ति का मात्रक वाट होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। तो 1 जूल इक्वल टू क्या होता है 1 वाट सेकंड हो जाएगा। तो विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक यानी कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलोवाट घंटा होती है। क्या होती है, किलोवाट घंटा। और 1 किलोवाट घंटा होता है 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा। तो 1 किलोवाट घंटा का जूल में रूपांतरण हम कैसे करेंगे, तो 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू 1 किलोवाट इंटू घंटा। और 1 किलोवाट को हम लिखते हैं 1000 वाट और 1 घंटा हो जाएगा। तो 1 किलोवाट और 1000 वाट को यानी कि 3.6 इंटू 10⁻6 जूल हम कहेंगे। ठीक है, 1000 वाट घंटा को 3.6 इंटू 10⁶ जूल करेंगे। जब हम 1 किलोवाट घंटा को जूल में रूपांतरण करेंगे तो 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। इसको याद रखिएगा। ठीक है, विद्युत ऊर्जा के लाभ हम देख लेते हैं। विद्युत ऊर्जा के लाभ का क्या होंगे, देखिए ऊर्जा के विभिन्न रूप होते हैं। उदाहरण के तौर पर हम बता सकते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा इत्यादि। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित की जा सकती है परंतु नष्ट नहीं की जा सकती। हम अपनी दिनचर्या में ऊर्जा के विभिन्न रूप का प्रयोग करते हैं, जैसे जल आपूर्ति के लिए नियंत्रण यानी कि यांत्रिक ऊर्जा के अंतर्गत हैंडपंप का प्रयोग किया जाता है। विद्युत ऊर्जा का प्रयोग कर पंप चलाया जाता है। रासायनिक ऊर्जा के रूप में LPG भोजन पकाने के लिए प्रयोग की जाती है। पंखे, ट्यूबलाइट, बल्ब, गीजर आदि इत्यादि हम क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा की सहायता से ही चलाए जाते हैं। पेट्रोल, डीजल, CNG रासायनिक ऊर्जा के स्रोत जिनका उपयोग वाहन में किया जाता है। सौर ऊर्जा का उपयोग अब विद्युत उत्पादन में किया जा रहा है। वायु ऊर्जा का उपयोग पवन चक्की की सहायता से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन वर्तमान में अब बढ़ता जा रहा है, यानी कि विद्युत ऊर्जा का जो उत्पादन है वो पवन चक्की द्वारा किया जा रहा है ज्यादातर। नाभिकीय ऊर्जा आधारित संयंत्र में नाभिकीय विघटन की सहायता से उत्पन्न ऊष्मा द्वारा क्या हो रहा है, जल को स्टीम में परिवर्तित कर टरबाइन की सहायता से जनरेटर को यांत्रिक शक्ति प्रदान करके विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। उपरोक्त सभी उदाहरणों में स्पष्ट है कि वर्तमान युग में विद्युत ऊर्जा से ही सब कुछ संभव हो रहा है। अतः अन्य सभी प्रकार की ऊर्जाओं में से विद्युत ऊर्जा का महत्व समय के साथ बढ़ता जा रहा है और समय की मांग के अनुसार अब प्रत्येक प्रकार की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं, हर संभव प्रयास किया जा रहा है।
विद्युत धारा के उसमें प्रभाव के अनुप्रयोग के बारे में हम जान लेते हैं। बल्ब के फिलामेंट का उच्च प्रतिरोध गर्म होकर चमकने लगता है और बल्ब को जलने वाले संयोजक तारों का प्रतिरोध अत्यंत कम होता है, जबकि बल्ब के टंगस्टन फिलामेंट का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। चूंकि दोनों में समान धारा प्रवाहित होती है, इसलिए उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा प्रतिरोध पर निर्भर करती है। ठीक है, अतः हम क्या करते हैं कि H का फिलामेंट गर्म होकर सफेद चमकने लगता है, हम देखते हैं। ठीक है, जिससे प्रकाश का उत्सर्जन होने लगता है। तो टंगस्टन का गलनांक सब अधिक होने के कारण वह आसानी से पिघलता नहीं, क्योंकि इसका जो है गलनांक बहुत अधिक होता है। विद्युत हीटर आयरन में नाइक्रोन का प्रतिरोध उच्च होता है। नाइक्रोन निकिल तथा क्रोमियम Cr की मिश्र धातु यानी कि अलॉय है और इसका गलनांक उच्च तथा विशिष्ट प्रतिरोध होता है। यह गर्म होने पर भी आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता और उपकरण की शक्ति यानी कि P = VI अधिक होने पर बहने वाली धारा बढ़ जाती है और इसी के फलस्वरूप ऊष्मा अधिक पैदा होती है। उच्च प्रतिरोधकता के कारण फ्यूज तार गल जाता है और फ्यूज तार के रूप में ऐसा पदार्थ उपयोग किया जाता है जिसका प्रतिरोध उच्च परंतु गलनांक कम रहे। प्रतिरोध तो उच्च रहे लेकिन गलनांक उसका कम रहे, और इसके लिए लेड टीन की मिश्र धातु 37% जिसमें Pb होता है और 63% जिसमें Sn होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। अधिक धारा बहने पर फ्यूज तार गल जाता है और फलस्वरूप परिपथ टूट जाता है और विद्युत उपकरणों की सुरक्षा जो है वो संभव हो पाती है। अधिकतम शक्ति का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम पावर क्या है? तो अधिकतम शक्ति सिद्धांत के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध के सिरों पर अधिकतम शक्ति के लिए प्रतिरोध का मान जो है सेल यानी कि बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होना चाहिए, क्योंकि P = I² R होता है, परंतु I = हम देख रहे हैं कि हमें पता है E/R+R होता है, हमें पढ़ा है अभी। तो इसमें जो है R जो है वो R के बराबर अगर हम रख दें तो हमारे पास जो है हमें प्राप्त होता है I = E/2R। इसके लिए अधिकतम शक्ति यानी कि P मैक्सिमम E/2R का होल स्क्वायर × R होगी, तो E² R/4 हो जाएगा। ठीक है, अधिकतम शक्ति सिद्धांत ये कहता है। ठीक, अब देखते हैं दिष्ट धारा परिपथ के अनुप्रयोग क्या है। एप्लीकेशन ऑफ DC। देखिए, कैथोड रे ऑसिलेशन। कैथोड रे ऑसिलेशन आपने देखा होगा CRO क्या होता है, तो इस तरीके से आपको फिगर देखने को मिलेगा। तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं कि कैथोड रे ऑसिलेशन, जिसको आपने पढ़ा भी होगा कि CRO क्या होता है। ठीक है, CRO क्या होता है आपने पढ़ा होगा, आप फिगर में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, आपके सामने फिगर दिखाया गया है। तो इसके सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सिद्धांत पढ़ लेते हैं कि यह उसमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन विद्युत क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉन का विक्षेप तथा फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉन पड़ने के पश्चात चमक पैदा होती है। कैसे कैसे करती है, आइए देखते हैं कैसे कैसे इसका उपयोग करते हैं, कैसे कैसे यह कार्य करती है। चलिए देखिए, हमने अभी बताया कि यह उसमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन और विद्युत क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉन का विक्षेप तथा फ्लोरेसेंट जो स्क्रीन है उस पर इलेक्ट्रॉन पड़ने के पश्चात जो है एक चमक पैदा करती है। यहां पर ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगी हुई है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप इस तरीके से देखिएगा कि ये एक लंबी निर्वात नली होती है, एक लंबी निर्वात नली होती है। इसके भीतर जो है 0.001 mm Hg का दाब रहता है। दाब कितना रहता है? 0.001 mm Hg। इसमें इलेक्ट्रॉनों की वायु के अणुओं से टकराने की संभावना कम होती है, यानी कि इसीलिए इसमें निर्वात रखा जाता है। ठीक है, अब देखिएगा फ्लोरेसेंट स्क्रीन। फ्लोरेसेंट स्क्रीन कहां पर है? यहां पर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गन ये है, यहां से यहां तक ये इलेक्ट्रॉन गन होती है। इसमें क्या क्या होता है? देखिए, इसमें एक फिलामेंट F लगा होता है। ये एक फिलामेंट है F, यहां पर ये आप देख रहे हैं, ये एक फिलामेंट है। ठीक है, जिसमें 6 वोल्ट की LT बैटरी यानी कि लो ग्रेड टेंशन वाली जो बैटरी होती है वो लगी होती है 6 वोल्ट की। यहां पर ये LT बैटरी लगी होती है। ठीक है, फिलामेंट की ऊष्मा पाकर कैथोड C से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, यानी कि यहां से फिलामेंट जो है वो क्या होता है? जलता है, ऊष्मा प्रदान करता है, और ऊष्मा प्रदान करने पर क्या होता है कि कैथोड C से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि ये कैथोड लगी हुई है, ये कैथोड है, इससे जो है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना स्टार्ट हो गए। ठीक है, अब कैथोड के सामने बेलनाकार धनात्मक A1 तथा A2 लगे होते हैं। कैथोड के सामने A1 A2 बेलनाकार धनात्मक एनोड लगे हुए हैं। कैथोड पर
एनोड के मध्य हाई टेंशन बैटरी की सहायता से 1000 वोल्ट का विभवांतर रखा जाता है। हाई टेंशन बैटरी की सहायता से 1000 वोल्ट का जो है विभवांतर रखा जाता है। कैथोड के सामने ग्रिड लगी होती है और ग्रिड का ऋण विभव इलेक्ट्रॉनों की संख्या नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को नियंत्रित करता रहता है। और एनोड की सहायता से इलेक्ट्रॉन पतली किरण के रूप में गन से बाहर निकलती है, यानी कि ये गन से बाहर निकलेगी। ठीक है, अब नंबर आता है विचलन प्रणाली का। यहां तक जो है इलेक्ट्रॉन गन का काम खत्म। यानी कि इलेक्ट्रॉन गन क्या होगा, एक पतली, हम कह सकते हैं कि एक पतली किरण के रूप में गन से बाहर निकलेगी इलेक्ट्रॉन की पतली किरण, यानी कि एनोड की सहायता से। ठीक है, यानी जो इलेक्ट्रॉन है उसको जो है नियंत्रित करने के बाद एक पतली किरण के रूप में उसको बाहर निकालेगा। तो यहां तक होता है इलेक्ट्रॉन गन का काम। अब आता है विचलन प्रणाली का काम। तो विचलन प्रणाली में क्या होता है, इसमें 2 जोड़े प्लेट लगे होते हैं। 2 जोड़े प्लेट ये हो गए। ठीक, ऊर्ध्वाधर वाली प्लेट यानी कि एक्स प्लेट तथा क्षैतिज वाली प्लेट वाई प्लेट होती है। ये एक्स प्लेट है और ये वाई प्लेट है। क्लियर, एक तो ये हो गई, एक तो ये और एक ये हो गई। ठीक, ये 4 प्लेट लगी होती है, 2 जोड़ी। तो हम क्या कह रहे हैं कि एक्स प्लेट के मध्य विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने पर इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन ए बी क्षैतिज तल में विचलित होते हैं। यानी कि यहां से हम ये चले तो क्षैतिज तल में विचलित होंगे, और इसके विपरीत वाई प्लेट के मध्य विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने कर क्या होता है, सी डी जो है, यानी कि इससे हम करेंगे तो ये जो ए बी में विचलित हो जाएंगे, और अगर हम वाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी डी के रूप में ऊर्ध्व तल में विचलित होते हैं। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र के स्थान पर इलेक्ट्रॉनों का विचलन चुंबकीय क्षेत्र द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। बात करते हैं अब यहां से, ये हो गया विचलन प्रणाली का काम। इसी के साथ ये जो है फ्लोरेसेंट स्क्रीन, इसका काम क्या होता है कि सीआरओ की दीप्ति सतह के भीतर से फ्लोरेसेंट पदार्थ यानी कि जिंक सल्फाइड या फिर हम बोल सकते हैं जिंक सिलिकेट। फ्लोरेसेंट पदार्थ कौन कौन से हैं, जिंक सल्फाइड या फिर जिंक सिलिकेट, इसकी कोटिंग चढ़ी होती है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन सतह पर टकराता है तो उस स्थान पर चमक स्पॉट बन जाता है, यानी कि जहां पर भी इस पर टकराएंगे इलेक्ट्रॉन वहां पर एक चमक पैदा हो जाएगी जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन के कारण होती है। ठीक है, तो यह एक लंबी निर्वात नली है। यह एक लंबी निर्वात नली है और नली के भीतर 0.001 mg का दाब रहता है, और इससे इलेक्ट्रॉन की वायु के अणुओं से टकराने की संभावना कम हो जाती है। इसके 3 भाग होते हैं, इलेक्ट्रॉन गन, विचलन प्रणाली और फ्लोरेसेंट स्क्रीन, जो हमने आपको बताया अभी। एलटी का मतलब क्या था, लो टेंशन बैटरी यानी कि 6 वोल्ट की, और एसटी का मतलब था हाई टेंशन यानी कि 1000 वोल्ट की बैटरी। उपयोग की बात करें सीआरओ के, तो सीआरओ का उपयोग प्रमुख रूप से विद्युत सिग्नल की दृश्यकारी सिग्नल में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, यानी कि टीवी में, जैसे आप टीवी में देखते हैं। यदि वाई प्लेट पर एसी सिग्नल लगा दिया जाए तो उसी तरंग को आसानी से देखा जा सकता है। सीआरओ की सहायता से अज्ञात विभवांतर की तरंग देखी जा सकती है। फलस्वरूप हम क्या करते हैं कि आवृत्ति तथा आयाम आसानी से देखे जा सकते हैं। इसका प्रमुख उपयोग टेलीविजन यानी कि टीवी में किया जाता है। टेलीविजन क्या है, देखिए, टीवी की पिक्चर ट्यूब में इलेक्ट्रॉन का विचलन विद्युत क्षेत्र द्वारा, टीवी की पिक्चर ट्यूब में इलेक्ट्रॉन का विचलन, जो टीवी की पिक्चर ट्यूब होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गन, टीवी की पिक्चर ट्यूब में इलेक्ट्रॉन का विचलन विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों की सहायता से होता है। चुंबकीय क्षेत्र के लिए एक्स कुंडली का उपयोग किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्पन्न विचलन विद्युत, ठीक है, उत्पन्न विचलन विद्युत क्षेत्र की तुलना में अधिक होता है। कहां पर, एक्स कुंडली में, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र के लिए एक्स कुंडली का उपयोग किया जाता है, और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्पन्न जो विचलन विद्युत क्षेत्र की तुलना में कैसा होता है, अधिक होता है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र से विचलन कम होगा, चुंबकीय क्षेत्र से विचलन ज्यादा होता है। तो उक्त के अतिरिक्त टीवी में एचटी का विभवांतर 20 से 25 किलो वोल्ट तक होता है, 25 किलो वोल्ट तक होता है। ठीक है, तो किसी भी इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक या फिर ऑडियो वीडियो या फिर सीआरओ या फिर टीवी में एसी के स्थान पर डीसी का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, ये आपका टीवी होता है। ठीक है, इसमें एक्स कुंडली होती है और इसका जो एंगल होता है वो कितना होगा, 110 डिग्री। ठीक है, और यहां पर क्या होता है, निर्वात बना होता है, और ये होती है आपके फ्लोरेसेंट स्क्रीन। ठीक, तो ये आपका जो है 4th यूनिट यहां पर
कंप्लीट हो जाता है। और फोर्थ यूनिट को हमने एक ही वीडियो में कंप्लीट किया है, तो वीडियो को एक बार फिर से आपने रिवाइज कीजिएगा। जो आपने शॉर्ट नोट्स अपने बनाए हैं उनको आप अपने सामने रख करके वीडियो को कंप्लीटली वॉच कीजिएगा। आपके कंप्लीटली ये वीडियो समझ में आ जाएगी और इस वीडियो के माध्यम से आप इस यूनिट से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे, एक भी मार्क्स आप नहीं गवाएंगे। तो हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा स्टूडेंट्स कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो में अगर इस वीडियो में कोई भी त्रुटि है तो आगे वाली वीडियो में कोई त्रुटि न हो। हम आशा करते हैं कि आपके ही अनुसार इस चैनल पर कार्य किया जाए और आपके ही लिए इस चैनल पर कार्य हो रहा है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट नंबर 4 के कंप्लीट सभी न्यूमेरिकल्स के साथ। हर टॉपिक से हर टाइप के न्यूमेरिकल आपके सामने होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।